तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोग्राफिक सर्विस। ठीक है, तो ये इन सिंपल वर्ड रिप्रोग्राफिक सर्विस वो सर्विस है जिसमें डॉक्यूमेंट्स की रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी फॉर्म यूज की जा सकती है, कोई भी तरीका यूज किया जा सकता है, वो चाहे फोटो कॉपिंग का हो या फिर कोई भी तरीका हो जिसके जरिए से डॉक्यूमेंट जो है, एक डॉक्यूमेंट वो मल्टीपल कॉपीज में रिप्रोड्यूस हो जाए, उसको रिप्रोग्राफिक बोलते हैं। ठीक है, और लाइब्रेरी जब इस तरह की कॉपिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, डुप्लीकेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसको रिप्रोग्राफिक सर्विस बोला जाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं कि ये टर्म कब और कहाँ कैसे यूज में आई। ठीक है, द टर्म रिप्रोग्राफी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज ऑफिस प्रिंटिंग। ठीक है, इसको जब इनिशियली ये सर्विस स्टार्ट हुई तो इसके लिए जो टर्म यूज की जाती थी वो थी ऑफिस प्रिंटिंग की। ठीक है, एट द फर्स्ट इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन रिप्रोग्राफी हेल्ड इन कोलोन जर्मनी इन 1963। ठीक है, जर्मनी में 1963 में इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी ऑन रिप्रोग्राफी, और उसमें जो इसके लिए टर्म या इसके लिए यूज किया गया था वो था ऑफिस प्रिंटिंग रिप्रोग्राफी के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो लेंडो डिफाइंस इट एज द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंगल और मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेदर बाय फोटोकॉपी और अदर मीन्स। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिप्रोग्राफी सर्विस के थ्रू क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस की जाती हैं कई कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज, सिंगल कॉपी और मल्टीपल कॉपीज, और उसके लिए कोई भी जरिया यूज किया जा सकता है, चाहे वो फोटो कॉपी का हो, प्रिंटिंग का हो, या कोई भी और तरीका हो। इवन हैंड रिटन फॉर्म में भी अगर एक से ज्यादा कॉपीज आप बना रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी बना के दे रही है यूजर को, तो इट मीन्स कि ये रिप्रोग्राफिक सर्विस है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, फिर इसके बाद है हेराल्ड गिव्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन एज रिप्रोडक्शन इज द स्माइल ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल काइंड बाय एनी प्रोसेस यूजिंग लाइट, हीट or electric radiation, photocopies, microcopies, blueprints, electrocopies, thermocopies, etc. ठीक है, अब जो हेरोल्ड ने डिफाइन किया है उसने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स की रिप्रोडक्शन करना, और उसने पूरी एक लिस्ट दी है कि इनमें से कोई भी वे यूज करके रिप्रोडक्शन जो होगी डॉक्यूमेंट्स की, मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होंगी, डुप्लीकेट होंगी, तो वो मेथड कहलाएगा रिप्रोग्राफी। ठीक है, वो सर्विस कहलाएगी रिप्रोग्राफिक सर्विस। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग सिंगल और मल्टीपल कॉपीज बाय यूजिंग एनी मीन is known as reprography and the service is known as reprographic service. ठीक है, the process is known as reprography and the service is known as reprographic service. ठीक है, the development of photocopying service has helped many libraries in their efforts to provide better service to their user, ensuring better access to library materials. Students have easy access to photocopying facilities which enable them to reproduce required material from books and journals. ठीक है, लाइब्रेरीज के लिए ये किस तरह रिप्रोग्राफी जो सर्विस है हेल्पफुल है, वो इस तरह से हेल्पफुल है कि लाइब्रेरी ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं इस जरिए से उनके जो नीडेड बुक्स हैं और जर्नल हैं। ठीक है, अगर एक ही कॉपी लाइब्रेरी के पास मौजूद है तो एट अ टाइम एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है। अगर उसके रिप्रोग्राफी सर्विस के जरिए कॉपी की जाती हैं या रिप्रोड्यूस किया जाता है, मल्टीपल कॉपीज हो जाती हैं, तो उसके जरिए से ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, फोटो कॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ बुक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। ठीक है, इस फोटो कॉपिंग में क्या होता है कि ये कॉपीज प्रिपेयर की जाती हैं, वो न्यूज़पेपर से भी होती हैं, पम्फलेट से भी होती हैं, और इस तरह से दूसरे कोई भी रीडिंग मटेरियल उसकी फोटो कॉपिंग हो सकती है। ठीक है, द प्रैक्टिस इज वेरी वैल्यूएबल एड टू द लाइब्रेरी यूजर्स। Photocopying, in broader sense, any kind of machine reproduction comes under the provision of copyright and affects the document supply service of libraries information center. ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक बात आ जाती है
कि फोटोकॉपिंग हो या किसी भी दूसरे जरिए से मशीन रिप्रोडक्शन हो डॉक्यूमेंट्स की, वो आज उसको ठीक है, तो वो उसकी कॉपीराइट की प्रोविजन में आते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई भी वो कॉपीराइट प्रोविजन जो है उसमें फिर इस डॉक्यूमेंट की सप्लाई जो है ये सर्विसेज हैं उसके अंडर रह के, ठीक है, रिप्रोग्राफी सर्विस में फोटोकॉपिंग होगी या किसी भी तरीके से रिप्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी, लेकिन उनकी सप्लाई या ये फोटोकॉपिंग का या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो अंडर द लिमिट्स ऑफ कॉपीराइट ही रहेगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन सर्विस में। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसलेशन सर्विस? ट्रांसलेशन सर्विस मींस a written work expressed in a language other than the language in which it was originally composed। ठीक है, एक रिटन वर्क है जो कि किसी ऐसी लैंग्वेज में दिया जाता है जिस वो उस लैंग्वेज से अलग होती है जिसमें वो ओरिजिनली वो काम वो किताब छपी होती है या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसके ट्रांसलेशन सर्विस के नाम से ही जाहिर है कि इसमें ट्रांसलेशन दी जाती है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? The purpose of translation is to make a document accessible to those who have insufficient knowledge of a language to be able to comprehend the text in its original form। पर्पस क्या है? उन लोगों को और उन लोगों तक नॉलेज पहुंचाना, उन लोगों तक वो डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल बनाना जो वो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से नावाकिफ है, उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की उनको नॉलेज नहीं है, तो उन यूजर्स के लिए उनकी लोकल लैंग्वेज में उसको अवेलेबल करना। ठीक है, यहाँ पे हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एट फर्स्ट स्टेज क्या होता है, कंटेंट जो होते हैं, कंटेंट फील्ड जो होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है यूजर्स के लिए। उसमें यूजर्स को आइडिया हो जाता है कि ये बुक या ये जो भी डॉक्यूमेंट है ये उनको उनके नीड में है या नहीं है, उनको रिक्वायरमेंट इसकी है या नहीं है, उस पर यूजर डिसाइड करता है। ठीक है, और फिर समटाइम्स फुल डॉक्यूमेंट भी ट्रांसलेट की जाती है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स पे। ठीक है, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न साइंस इज दैट टू बी इट्स इंटरनेशनल नेचर। The result of these modern scientific researches and observations are published in number of languages from a number of countries. ठीक है, unless some effective mechanism is created for getting over this language barrier, internationalization of scientific communication is likely to remain more and as an ideal than reality। ठीक है, आजकल के दौर में क्या हो रहा है, हम बोलते हैं बहुत ज्यादातर जो इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च हो रही है उसके कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो उसको इंटरनेशनल नेचर का बोला जा रहा है। जितना भी साइंटिफिक काम हमारे पास हो रहा है वो इंटरनेशनल नेचर का बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, वो साइंटिफिक जितनी भी रिसर्च हो रही है, जितना भी लेबोरेटरी वर्क हो रहा है, जितना भी उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, अब जब डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश हो रहे हैं तो इट मींस कि उसको हम इंटरनेशनलाइज नहीं कर सकते या इंटरनेशनल लेवल उसकी नेचर नहीं बोल सकते जब तक कि वो पूरी तमाम दुनिया के इंसानों के समझ में ना आए, उनके लिए कंप्रीहेंड करना उसको इजी ना हो। तो ऐसी सूरत में उस साइंटिफिक जो हमारे रिसर्च है उसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए जरूरी है कि रिजल्ट जो है वो ट्रांसलेट किए जाएं। ठीक है, और ट्रांसलेशन सर्विस इसमें बेनिफिट करती है कि जो साइंटिफिक या किसी भी तरह की रिसर्च हो रही है उसके रिजल्ट्स को उसको ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेज में लोगों तक यूजर्स तक पहुंचाया जाए। उसके बाद ही ट्रांसलेशन सर्विस की हेल्प से और ट्रांसलेशन के बाद ही वो सर्विस जो है वो रिजल्ट जो है या जो भी रिसर्च हुई है वो इंटरनेशनल नेचर की कहला सकती है।
ठीक है। तो ये ओवरऑल इसमें फिर आगे कुछ पॉइंट्स है। मेन बात यही है कि ट्रांसलेशन सर्विस का मकसद ये होता है कि आप यूजर्स को उनकी लोकल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, और ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें उसको, और उसको ये डिसाइड कर सकें कि ये डॉक्यूमेंट उनके रिक्वायरमेंट में है या नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम इसके फवायद हैं। हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप द